छात्र छात्राओं, कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान शिक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा पहली यूनिट चल रही है कि सामाजिक विज्ञान का अर्थ क्या था, उसकी प्रकृति, उसके नेचर, उसकी विशेषताएं क्या थी। और उसके बाद में जो दूसरा हेडिंग आता है हमारा इस यूनिट के अंतर्गत कि माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का क्या फायदा है, क्या उसकी आवश्यकता है, क्या उसकी उपयोगिता है ना। तो माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम क्यों रखा गया है, तो उसके अंतर्गत 4 विषय है: अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, नाट्यशास्त्र। उसको पढ़ाने का क्या फायदा है। तो आज हम माध्यमिक विद्यालयों में अर्थशास्त्र व राजनीति शास्त्र को पढ़ाने की क्या आवश्यकता है, क्या उसका बच्चों को फायदा मिलता है, किन किन बातों की वो जानकारी देता है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र की बात अगर हम करते हैं तो पहला इसमें आया है पॉइंट्स कि अर्थशास्त्र अनेक आर्थिक सत्यों की खोज करता है। अर्थशास्त्र क्या है? अनेक आर्थिक सत्यों की खोज करता है। आर्थिक सत्य मतलब आर्थिक तथ्यों की, जो आर्थिक सच्चाई है, आर्थिक जो सही बातें हैं, उनकी जो है खोज करता है ये, या उनकी जानकारी जो है ये देता है। दूसरा इसमें आता है अर्थशास्त्र अनेक आर्थिक घटनाओं, समस्याओं तथा दृष्टिकोणों का तुलनात्मक अध्ययन भी करता है। अर्थशास्त्र से हमें और क्या फायदा मिलता है? जो विभिन्न प्रकार की आर्थिक घटनाएं होती है, विभिन्न प्रकार की आर्थिक समस्याएं होती हैं, उनकी तुलनात्मक अध्ययन भी करता है। यानी कि पुराने जमाने में हमारी आर्थिक समस्याएं कौन सी थी, अब हमारी आर्थिक समस्याएं कौन सी है, उनकी तुलना करता है। पहले आर्थिक संकट गहराता जाता था या अब गहराता है, उसका समाधान पहले कैसे निकाला जाता था, अब आर्थिक समस्याओं का समाधान किस प्रकार से निकाला जाता है। पहले स्थानीय जो लोग थे वही उसकी समस्या का समाधान निकाल देते थे, अब जो है वैश्विक स्तर की जो स्थिति आ जाती है तो उसको वैश्विक स्तर पर ही उसका समाधान निकालते हैं। पहले जो है प्राचीन काल में जो है आर्थिक संकट जो आता था तो वो एक गांव के बारे में जानकारी देता था या एक ज्यादा से ज्यादा राज्य के बारे में जानकारी दे देता था, क्योंकि उस समय मीडिया नहीं था। उस समय जो है ना तो कोई अखबार था छपता था, ना कोई मैगजीन छपती थी, ना कोई मोबाइल फोन था जो इसके माध्यम से एक दूसरे को पता लग जाता था। अब क्या है, अब जो है एक जरा सी घटना अगर नहीं हुई, जरा सी घटना कोई हो जाती है तो वो पूरे विश्व में फैल जाती है, तो उसका जो है समाधान भी फिर हमें जल्दी मिल जाता है उसका। जैसे आपकी कोरोना बीमारी चल रही है फिलहाल में है, तो कोरोना जो है विश्व स्तर की बीमारी हो गई है, तो एक विश्व स्तर की समस्या सबके सामने आ गई है, तो उसका जो समाधान जो है वो विश्व स्तर पर ही निकाला जा रहा है। पहले जो बीमारियां हो जाती थी वो जैसे किसी को प्लेग हो गया है ना, या किसी को डिप्थीरिया की बीमारी हो गई है, तो वो गांव स्तर पर होती थी या किसी राज्य में हो जाती थी, तो राज्य तक ही वो सीमित रहती थी, उसकी जानकारी सिर्फ राज्य तक रहती थी, तो समाधान भी वो राज्य स्तर से निकाला जाता था, तो विश्व स्तर की तो बात वहां पर नहीं हो सकती थी। तो इसी तरह से कुछ आर्थिक हमारे संकट होते थे, कुछ हमारे आर्थिक समस्याएं होती थी, आर्थिक कुछ घटनाएं होती थी पुराने जमाने में, और अब वो संकट, आर्थिक घटनाएं जो है, आर्थिक समस्याएं क्या है, तो उनका तुलनात्मक अध्ययन भी है हमें अर्थशास्त्र के माध्यम से ही मिल सकता है। नेक्स्ट इसमें बताया है कि अर्थशास्त्र जो है मनुष्यों को अनेकों आर्थिक समस्याओं से अवगत भी कराता है। विभिन्न प्रकार की आर्थिक समस्याएं जो होती है, चाहे आपकी वो गांव स्तर की हो, चाहे आपकी जिले स्तर की हो, चाहे आपके राज्य स्तर की हो, चाहे आपके राष्ट्र स्तर की हो, चाहे आपके वैश्विक स्तर की हो, उन सारी समस्याओं की जानकारी जो है अर्थशास्त्र जो है वो हमें देता है। उन समस्याओं का निराकरण क्या हो सकता है, उनका समाधान क्या हो सकता है, वो भी
विभिन्न प्रकार के जो अर्थशास्त्री होते हैं हमारे, वो उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं, उसकी खोज करते हैं। जो पीएचडी करते हैं अर्थशास्त्र में, वो आर्थिक समस्याओं की खोज भी बताते हैं, समस्याओं का समाधान भी बताते हैं, उनकी भी खोज करते हैं। फिर आने वाले समय में जो इस तरह की समस्या आ जाती है तो उसकी जानकारी हमें वहां से मिलती है और उसका समाधान भी हमें वहां से मिल जाता है। तो हमारी जो आर्थिक समस्याएं कौन कौन सी हो सकती है, जैसे आपकी निर्धनता है, जैसे आपकी बेरोजगारी है, जैसे आपकी अभी पीछे सी नोटबंदी आई थी, है ना, तो उससे भी आपकी आर्थिक समस्या मतलब सबके सामने आई है वो। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हो जाती है हमारी, है ना। जैसे हमारी खेती से संबंधित समस्या हो जाती है, वो भी आर्थिक समस्या के अंतर्गत ही आएगी। जैसे आपका अकाल पड़ गया है या वर्षा है बहुत ज्यादा हो गई है, उससे क्या है, उससे रोजगार ठप हो जाते हैं। जैसे किसानों का रोजगार जो है उससे बिल्कुल ठप हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा बरसात हो जाती है तो जो है खेती जो है उसको बहुत नुकसान हो जाता है। पौधे जो है वो गल जाते हैं, चाहे गन्ने का हो, चाहे गेहूं का हो, चाहे चने का हो, किसी का भी पौधा हो, किसी की फसल हो, उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। अगर अकाल पड़ जाता है तो फिर फसलें सूख जाती है, फिर भी आउटपुट हमारा क्या है, वो समस्या आती है हमारे सामने। तो विभिन्न प्रकार की हमारी समस्या है उनको अवगत कराता है अर्थशास्त्र, और उनका समाधान भी अर्थशास्त्र ही निकालता है। तीसरा इसमें दिया है, चौथा, अर्थशास्त्र मानव का मानसिक व्यायाम भी करता है। यानी कि जब हम किसी समस्या के बारे में पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, या कोई व्यक्ति जो है किसी समस्या में घिर जाता है, जनरल सी बात है, किसी भी समस्या में घिर जाता है कोई मनुष्य, तो उससे निकलने के लिए बहुत कोशिश करता है ना। विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलता है, परामर्श करता है उनसे, भाई इस तरह की समस्या मेरे सामने है तो मैं क्या करूं, है ना। चाहे वो आर्थिक समस्या हो, चाहे उसका घरेलू समस्या हो, व्यक्तिगत समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, कोई भी हो, तो उस पर वो व्यक्ति जो है चिंतन करता है, मनन करता है। तो उससे क्या होता है, उससे व्यक्ति का जो है मानसिक विकास होता है, उससे व्यक्ति का जो है बौद्धिक विकास होता है। तो इस प्रकार से उसका मानसिक व्यायाम भी वो करता है। नेक्स्ट क्या होता है, अर्थशास्त्र जो है वो मानवीय ज्ञान में वृद्धि करता है। मानवीय ज्ञान जो है उसमें अर्थशास्त्र वृद्धि करता है, वास्तव में अर्थशास्त्र वृद्धि करता है। विभिन्न प्रकार के जो हमारे कंपटीशन होते हैं, प्रतियोगिताएं होती है हमारी, तो उसमें जो सामान्य ज्ञान का जो एक पेपर आता है तो उसमें सभी तरह के क्वेश्चन आते हैं। उसमें आपके जियोग्राफी के भी आएंगे, उसमें आपके इकोनॉमिक्स के भी आएंगे, उसमें आपके हिस्ट्री के भी आएंगे, उसमें आपके पॉलिटिकल साइंस के भी, उसमें आपके समाजशास्त्र से संबंधित भी क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो विभिन्न प्रकार का आर्थिक ज्ञान जो है वो हमें देता है। जैसे आपकी राष्ट्रीय आय वृद्धि क्या है, सकल राष्ट्रीय आय क्या है हमारी, है ना। हमारा जो निर्धनता है उसका हमारे विकसित जो देश है या विकासशील देश है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस निर्धनता से हम कैसे निकल सकते हैं, उसका समाधान क्या होना चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें जो है हमें एक आर्थिक जो जगत होता है या अर्थशास्त्र की जो किताबें होती है, मैगजीन्स होती हैं, उससे हमें इस तरह की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्या है, अर्थशास्त्र जो है मानव को एक पारिवारिक बजट बनाने में एक उसको ज्ञान देता है, या उसको एक इस तरह की नॉलेज देता है कि किस तरह का बजट को बनाना चाहिए। मानव, हर व्यक्ति का एक घर होता है, घर का मुखिया होता है, उस मुखिया में कुछ सदस्य होते हैं, बच्चे होते हैं, है ना, माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं उसमें। तो उसका एक खर्चा भी होता है, उसका एक खर्चे में जैसे आपका खाने पीने का खर्चा है, आपका रहने का है, आपका पहनने का खर्चा है, मतलब डेली यूज होने वाली जो बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम डेली यूज करते हैं उनका खर्चा एक अलग होता है। जो एक विवाह शादियों का खर्चा होता है वो एक अलग होता है, जो आने जाने वालों का खर्चा आता है वो एक अलग होता है ना। या कहीं हम घूमने जा रहे हैं तो उसका खर्चा अलग होता है। तो इन सब चीजों को हम कैसे निपटेंगे, इसकी हम कैसे इसका एक वो निकालेंगे रास्ता कि हम जो है हम समस्या में ना घिरे, तो उसके लिए बजट तैयार करना होता है। तो अर्थशास्त्र उसकी जानकारी देता है कि आप अपना एक बजट बनाइए, एक सप्ताह का बजट बनाइए कि आपकी जो है रहन सहन में इतना लगेगा, खान पीन में इतना लगेगा, पहनने में इतना लगेगा, बच्चों की पढ़ाई में इतना लगेगा, अगर
बच्चों की नौकरी लगनी है तो उसमें इतना पैसा लगेगा, है ना। आपको मेहमानदारी में करने कहीं बाहर जाना है करने, या मेहमान आपके घर आ रहे हैं तो उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा बचाना है। और आप जो है विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं आ जाती हैं, बीमारियां आ जाती हैं, किसी भी सदस्य को हो सकती है, तो उसके लिए भी आपको बजट बनाना पड़ता है, तो उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा पहले पैसा जो है जमा करना पड़ता है। तो हर चीज को एक बजट के रूप में बनाने पर यह फोकस रखता है, अर्थशास्त्र की हमें जानकारी देता है। नेक्स्ट इसमें आता है कि अर्थशास्त्र जो है वस्तु क्रय करने के सिद्धांतों से अवगत भी कराता है। वस्तुओं का क्रय और विक्रय, यानी कि वस्तुओं को खरीदना और वस्तुओं को फिर बेचना। वस्तुओं को हम किन दामों पर खरीदते हैं और फिर हम उनको किस दामों पर बेचते, जो हमें एक जो अच्छी खासी जो है उस पर हमें लाभ मिल जाए, हानि ना हो, है ना। तो लाभ और हानि के जो सिद्धांत होते हैं हमें एक अर्थशास्त्र ही बताता है कि किस प्रकार से हमें वो सामान खरीदना है। अर्थशास्त्र हमें ये बताता है कि कौन सी वस्तु किस मौसम में हमें उसको संग्रहित करके रखनी चाहिए या खरीद करके उसका एक स्टॉक बना लेना चाहिए, फिर कब जो है उसका बाजार ऊपर उठेगा, कब आपको सामान वहां से निकालना है, मार्केट में लाना है, जिससे आपको उचित लाभ प्राप्त हो सके, है ना। तो ये क्रय और विक्रय, खरीदना और बेचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही इसके सिद्धांत आते हैं, इसकी थ्योरियां आती हैं, इसके नियम आते हैं, इसके जो है उसमें कैसे परिवर्तन हम कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है इसी के अंतर्गत ही हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है अर्थशास्त्र जो है उत्पादकों को ब्याज के सिद्धांत, मजदूरी के सिद्धांत, लेन देन के सिद्धांत, मूल्य निर्धारण के सिद्धांत आदि का ज्ञान के लिए कराता है। यानी कि विभिन्न प्रकार के अर्थशास्त्र के सिद्धांत होते हैं, जैसे उत्पादकों को ब्याज के सिद्धांत, जो बहुत से आदमी लोन लेते हैं, ब्याज लेते हैं, बैंकों से ब्याज लेते हैं, तो ब्याज जो है हमें कितनी दर पर लेना चाहिए, कितने साल का लेना चाहिए, कौन सा ब्याज जो है हमें जो एक सुटेबल मतलब हमारे सामने कोई समस्या ना उत्पन्न कर दे इस तरह की, जो हम समस्या में गिर जाए, तो ब्याज जो है ज्यादा नहीं देना चाहिए या ब्याज जो है ज्यादा नहीं देना चाहिए। तो उस तरह के सिद्धांत होते हैं, उस तरह की जानकारी देता है। मजदूरी के सिद्धांत होते हैं, जो मजदूर लोग काम करते हैं उनको काम के बदले जो वेतन मिलता है डेली का, जिसको दिहाड़ी बोलते हैं वो, है ना। तो कितना काम हम करें और एक्स्ट्रा हम काम करें तो उसके में एक्स्ट्रा इनकम होगी हमारी। तो सारे के सिद्धांत जो है, लेन देन के सिद्धांत जो होते हैं, मूल्य निर्धारण के सिद्धांत होते हैं, किसी वस्तु का मूल्य जो है वो किस तरह से उसका निर्धारण किया जाए, है ना, बाजार में उसे किस रेट पर बेचा जाए, उसका मैन्युफैक्चरिंग रेट क्या है, उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है, उस पर जो मजदूरी लगी है उसका भी खर्चा होता है। तो कुल मिलाकर के इतना तो प्रॉफिट उसको मिल जाए कि वो जो है अच्छी खासी जो है अमाउंट जो है एक मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री होती है उसको उस पर मिल जाए, या किस दामों पर उसको बेचे तो उसको घाटा ना उठाना पड़े फैक्ट्री को। तो उन सब चीजों की जानकारी इसके अंतर्गत ही मिलती है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें बताया कि अर्थशास्त्र जो है व्यापारियों को मूल्यों की घटत बढ़त, मांग पूर्ति के नियम, विनिमय सिद्धांत, बैंक और बीमा, बाजार का भाव, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मंडियों का भी ये ज्ञान कराता है ना। अर्थशास्त्र ही हमें बताता है कि विभिन्न प्रकार की हमारी देसी मंडियां होती हैं, फिर विदेशी मंडियां होती हैं, कहाँ आपको अपना सामान ले जाकर के बेचना है जो हमें उचित मूल्य मिल सके, जहां आपको ज्यादा लाभ मिलेगा उन मंडियों में जाने में आपको फायदा है, तो उन मंडियों का ज्ञान लिए हमें कराता है ना। और क्या, मूल्यों की जो घटत बढ़त होती है, जो उत्पादन की वस्तु होती है उन पर जो मूल्य होते हैं वो हमें कब घटाने चाहिए और कब उनको बढ़ाने चाहिए, उसके भी नियम होते हैं, उसके भी नियम जो है अर्थशास्त्र बताता है। अगर उन नियमों के ऊपर हम चलेंगे तो वस्तुओं का जो मूल्य है घटत बढ़त का वो है वो हम सही निर्धारण उसका हम कर सकते हैं और बाजार में उचित दामों पर उसको हम बेच सकते हैं।
मांग पूर्ति के नियम, यानी कि कोई वस्तु जो है बाजार में उसकी डिमांड ज्यादा है ना, तो वो जो है ऊंचे दाम पर बिकेगी। जिस वस्तु की बाजार में डिमांड कम होगी वो कम दाम पर बिकेगी। तो ये भी कुछ नियम होते हैं कि हमें वस्तुओं को बाजार में कब लाना चाहिए, कब हमें नहीं लाना चाहिए। तो इस तरह की जानकारी भी है अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही मिलती है। विनिमय के सिद्धांत होते हैं, वस्तुओं के आदान प्रदान से वस्तुओं की खरीद फरोख्त करना, एक वस्तु को देकर के दूसरी वस्तु लेना, है ना, ये कुछ एक्सचेंज थ्योरी होती है। ये हमें अर्थशास्त्र के माध्यम से ही जानकारी मिलती है। बैंक क्या है, बैंक जो है हमें किस तरह से हमारे पैसे को सुरक्षित रखता है, हमारे पैसे को सुरक्षित रखते हुए भी एक अच्छा खासा जो है ब्याज हमें अमाउंट के रूप में वो देता है। भले ही फिर वो आरडी का बताता है, फिर वो फिक्स डिपॉजिट का बताता है कि आपको इतने समय में आपको पैसा जो है दुगना हो जाएगा, या आप जो है एक सेविंग बचत जो होती है खाता होता है उसमें आपको इतनी जो है ब्याज दर पर आपको बढ़ करके पैसा मिलेगा। बीमा क्या होता है, लोन क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस क्या होते हैं, ये सारी की सारी जानकारी जो है अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमें मिलती है। और इसके बाद में अर्थशास्त्र के अध्ययन से जो है जो राजनीतिज्ञ होते हैं वो करारोपण के सिद्धांत या करारोपण के प्रभाव या कर व्यवस्था का संगठन आदि का ज्ञान उन राजनीतिज्ञों को ये कराता है। जैसे आपके अर्थशास्त्री होते हैं या आपके जो आर्थिक जगत के जो मंत्री होते हैं सरकारों के अंतर्गत, है ना, उनको जो एक कर लगाते हैं, प्रजा पर जो कर लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, जो हमारी वस्तुओं जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उन पर भी टैक्स लगता है। कुछ हाउस टैक्स होते हैं, कुछ पानी का टैक्स होता है, कुछ बिजली का टैक्स होता है। हमारी जैसे आपका कुछ सामान जो खरीदते हैं उस पर भी टैक्स लगता है ना। तो ये सब जो है ये जो बजट होते हैं ये किस प्रकार से लगाने चाहिए, अधिक लगाए कम लगाए, है ना, ये हम इतने भी ना लगाते कि हमारी प्रजा जो है परेशान हो जाए। ये करारोपण जो है प्राचीन काल से ही हमारे देश में क्या पूरे विश्व में चला आ रहा है। तो इससे ही सरकार का जो खर्चा है वो वहन होता है, सरकार की जो योजनाएं हो वो टैक्स के माध्यम से ही वो चलती रहती है। तो उनकी जानकारी भी है अर्थशास्त्र ही देता है। नेक्स्ट इसमें बताया है कि अर्थशास्त्र जो है वो समाज को बेकारी क्या होती है, अर्ध बेकारी क्या होती है, इसकी जानकारी देता है कि जो मतलब समाज में बहुत से लोग ऐसे जो बेकार पड़े रहते हैं, उन बेकार पड़े रहने से समाज का कितना नुकसान होता है, राष्ट्र का कितना नुकसान होता है ना। अगर वो भी अपना कुछ सहयोग करें, अपना कुछ कमाने का सहयोग करें तो अपना भी उद्धार करेंगे, वो राष्ट्र और समाज का उद्धार भी कर सकते हैं। इसमें अर्ध बेकारी भी होती है, यानी कि कुछ समय कमा लिया, कुछ समय उसको पढ़ करके खा लिया, उसको अवकाश रूप में खा लेते हैं, बैठ करके अपना खर्चा वह उससे कर लेते हैं। तो अर्ध बेकारी भी जो है वो बेकारी गलत ही है। असमान धन वितरण जो है, समाज में धन का वितरण जो है असमान है। निर्धनता क्या है, दरिद्रता क्या है ना, आर्थिक अशांति क्या होती है, खाद्यान्न अभाव क्या होता है। जब खाद्यान्न अभाव जो हो जाता है तो प्रजा जो है भूखा मरने लग जाती है, या जो है समाज में किसी वस्तु की जो आपूर्ति नहीं हो पाती है तो वो खाद्यान्न का अभाव कहला जाता है, क्योंकि खाने पीने का जो है सामान जो है उसकी कमी पड़ रही है। तो इस प्रकार की जो जानकारी है या और भी आर्थिक समस्याओं से यह अवगत कराता है सरकार को, समाज को, राष्ट्र को और समाज की जनता को, और उसके समाधान भी यही निकालने की कोशिश करता है कि इससे हम किस प्रकार से निकल सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी